अभी मैंने एक चीज़ सीखी, अपने लिए बता रहा हूँ। मैंने देखा कि एक पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट वाले में क्या फ़र्क है। सक्सेस के दोनों एक ही रास्ते हैं, बट फ़र्क इतना है दोनों में। जब हम बात कर रहे हैं, मान लो आपने एक टेम्पो लिया, टेम्पो 2.5 लाख का आपने एक टेम्पो लिया, या 1.5 लाख का आपने एक टेम्पो लिया, लेट अस सपोज 1.5 लाख का एक टेम्पो लिया। तो जब हमने आपने 1.5 लाख का टेम्पो लिया, आपने 1.5 लाख का टेम्पो कब लिया? जब आपने मान लो 3 या 4 महीने अपने पैसे जोड़ के 60,000 रुपये आपने पेमेंट जोड़ ली। जब आपने 60,000 रुपये पेमेंट जोड़ ली, मान लो आपने लिया 3 लाख का लिया टेम्पो, सॉरी 1.5 लाख का बाय करा टेम्पो, टेम्पो ठीक है, 1.5 लाख का बाय करा आपने टेम्पो। 1.5 लाख के टेम्पो में बाय करने से पहले आपने 60,000 रुपये 3 या 4 महीने में 60,000 रुपये 3-4 महीने में सेव करे, एंड देन आपने एक लोन बोरो करा, लोन आपने बोरो करा और उस टेम्पो को प्रतिदिन 500 रुपये किराए पर चला दिया। साल में आपको एस्टिमेट 1,65,000 रुपये बैंक को लौटाने हैं, बैंक को पे करने हैं। बैंक को पे करने हैं। फर्स्ट केस में यही चीज़ हुई कि बैंक को जब आपको पे करने हैं 1,65,000 रुपये, तो आप 500 रुपये दिन के कमा रहे हो, मतलब कि महीने के मंथली रिटर्न ऑन टेम्पू से रिटर्न बाय टेम्पू 15,000 रुपीज़ ईयरली, 1,80,000 रुपये आपने कमाए। ये है फर्स्ट केस, 1,80,000 रुपये, मतलब आपको, और आपने उसी टाइम ETF या बॉन्ड्स में 60,000 रुपये इन्वेस्ट करके 90,000 रुपये अर्न करे। अब आप पे दो चीज़ें हैं। फर्स्ट, एक तो एसेट क्रिएट हो गया। ये एसेट क्रिएट क्या है? आप पे एक टेम्पू के मालिक हो, टेम्पू ओन करते हो, ओनर हो, ठीक है। फर्स्ट केस, फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री। सेकंड, आप पे एस्टिमेट मनी जो ही वही 1,80,000 में से 65,000 का है, मतलब 15,000 रुपये, और 60,000 से 90,000 रुपये, मतलब 35,000 रुपये। 35,000 रुपये आपने प्रॉफिट करा। अब एक साल में और टोटल कैश जो आप पे बचा, टोटल कैश जो एस्टिमेट होगा आप पे, वह है आप पे 90 + 15, 1,05,000 रुपये, ठीक है। अब यहीं पे 1,05,000 रुपये आप पे टोटल कैश भी है, 35,000 रुपये वो भी है एस्टिमेट, और आगे भी आप टेम्पू से प्रतिदिन
प्रतिदिन 500 रुपये अर्न करेंगे 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 ठीक है। अब इसी का नेगेटिव पॉइंट देखो, यदि कोई मैनेजर नहीं मिला, मैनेज करने वाला नहीं मिला, करने वाला नहीं मिला, बैंक का पैसा आपको अपनी जेब से चुकाना पड़ेगा। का पैसा आपको कमाकर चुकाना पड़ेगा। फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट। सेकंड, आप ETF लॉस भी कर सकते हो और आपका मनी जीरो भी हो सकता है, मनी बैलेंस बिकम जीरो। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट केस। डेट्स ऑल, जो कि सॉल्व हो चुका है। अब है सेकंड केस। आप कुछ नहीं, कमाकर 20,000 रुपये मंथली वेजेस कमाते हो, अर्न करते हो, और 60,000 रुपये पहले पड़े हैं, 60,000 सेव है, बारह मंथ्स की पॉलिसी बनी, 1,65,000 की, 500 रुपये अर्न बाय टेम्पू पर डे, सेकंड फर्स्ट केस, फर्स्ट पॉइंट, 1,05,000 डिवाइडेड बाय 35,000, 3 मंथ्स में क्लियर। सेकंड पॉइंट, जो कि नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव क्या है? यू नॉट मैनेज टेम्पो ड्राइवर, देन टेम्पो फ्री, नॉट अर्निंग सोर्स बाय टेम्पो। तो यहाँ क्या है, 1,05,000 रुपये डिवाइडेड बाय 20,000 रुपये, 5 महीनों में क्लियर। थर्ड पॉइंट, जो कि एक बोनस पॉइंट है। इफ यू आर क्लियर that, then you save an amount minimally 1 month,
अर्निंग लाइक 35,000 पे, देन यू बोरो नेक्स्ट लोन, सेकंड टेम्पो, a same repetition loop but new circumstances generated. हो सकता है आपकी मनी अब इतनी कैपेबल नहीं है कि आप उसको पेमेंट कर सको अगर लॉस करें। डेट मीन अगर आप 20,000 रुपये कमा रहे हो और 10 लाख का लोन लेके बैठे पड़े हो, तो डेट मीन आप 20,000 से नहीं चुका पाओगे। बट जब आप पे अमाउंट ऑफ एसेट्स ज़्यादा हो जाएंगे तो अर्निंग के सोर्सेज भी ज़्यादा हो जाएंगे। डेट मीन कहने का मतलब ये है केवल कि जब न्यू सर्कमस्टेंसेस आएगा तो न्यू सर्कमस्टेंसेस जनरेट के संग न्यू प्रॉब्लम्स भी आएगी। न्यू प्रॉब्लम्स आएगी डेट मीन न्यू स्ट्रैटेजीज भी आएगी, क्योंकि आप लार्ज अमाउंट ऑफ जब मनी कमा रहे हो तो आपका योगदान बनता है कि आप उसका भुगतान भी करने के लिए वो रहे जारी। लॉस आपको कुछ नहीं होगा, बस ये होगा जिस भी चीज़ में हाथ मारोगे और यदि लॉस कर लिया डेट मीन आप उस चीज़ को खो दोगे, बिकमिंग जीरो आप पे रहेगा। मतलब चेक पॉइंट्स आपके बन चुके हैं। क्यों? आप हमेशा अपना लोन क्लियर करके चल रहे हो, यूँ कि एक लोन क्लियर नहीं हुआ दूसरा लोन ले लिया। ये फिर बर्बादी का बैंकरप्ट वाला वो है कि आप हाईली रिस्क पे चल रहे हो, बिल्कुल एक ग्राफ की तरह। ठीक है, आप ऐसे मत चलो, आप बिल्कुल अपने चेक पॉइंट्स क्लियर करके चलो। और दैट मीन आप हमेशा जब भी लॉस करोगे या रिस्क में हारोगे तो आप अपने चेक पॉइंट से कंटिन्यू करोगे। दिस इज़ द गैम्बलिंग। ठीक है, द फर्स्ट पॉइंट एंड द सेकेंड केस। इसी में सेकेंड केस ये तो पूरा हो गया। अब मैं इसमें सेकेंड स्टोरी बता रहा हूँ। अब स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है, 2 पर्सन, एक है रिच पर्सन और दूसरा है पुअर पर्सन। रिच पर्सन गरीब है पर बैंक से लोन लेने में नहीं घबराता, नहीं डरता। पर तब जब वह इन्वेस्टमेंट करता है नो लायबिलिटी एक्सपेंडेड एंड बैंक से लोन लेने में नहीं डरता। पर तब जब वह इन्वेस्टमेंट करता है नो लिक्विडिटी एक्सपेंडेड एंड वह अपनी इन्वेस्टेड मनी को रख कर लोन लेता है और उसे क्लियर करता है पूरा, पहले स्टेप बाय क्लियर करता है, ये इन्वेस्टमेंट करता है, ये मैनेज करता है टाइम एंड मनी को, मतलब यूटिलाइजेशन। ये कंजूस है लिबिलिटी के लिए, नो एक्सपेंडेड लिबिलिटी एंड टेकिंग अ सेफ रिस्क। पुअर पर्सन कौन होते हैं? देखो, पुअर पर्सन 2 तरह के पर्सन हो गए। एक जो बैंकरप्ट हो जाएंगे, बैंकरप्ट मतलब लिबिलिटीज़ में ज़्यादा खर्च करते हैं और कभी भी डरते नहीं कि हम
हायर जंप मार रहे हैं। ये एंटरप्रेन्योर नहीं होते, ये अपने आने वाले समय में बैंकरप्ट होने की वो होती है, क्योंकि ये सोचते हैं मनी इज़ क्रिएट, मनी इज़ क्रिएट, मनी इज़ एक्सपेंडेड, मनी इज़ एक्सपेंडेड, मनी इज़ नॉट एक्सपेंडेड। आप अपने कितनी भी जोड़ों तक कदम लगा लो, आप अपने पूरे दिन के 24 आवर्स को 25 आवर्स नहीं कर सकते, कितना भी काम कर लो। मतलब कि बात है आपकी यूटिलाइजेशन की, बात है आपकी मैनेजमेंट की। आप अपने मनी को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, तो 24 आवर्स विल बी मोस्ट बेटर। एक टॉपर इसलिए नहीं कहलाता कि वो सब कुछ पढ़ता है, एक टॉपर इसलिए कहलाता है क्योंकि वो उतना ही पढ़ता है जितना उसे पढ़ना है। मैं हमेशा से टॉपर इसलिए नहीं रहा, मैं रहा था 10th क्लास में टॉपर, पर मैं टॉपर इसलिए नहीं रहा शुरुआत से क्योंकि मैं सब कुछ पढ़ने में वो करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अभी अगर मैं टी टाइप ग्राफिंग पढ़ूंगा, टी टाइप ग्राफिंग का मतलब ये है, अब ये तो आप जानिए, पर मैं हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा मुँह इसलिए मारता था ताकि मुझे सबकी जानकारी हो जाए, थोड़ी थोड़ी जानकारी सबकी ले सकता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी के समय बर्बाद कर रहा था, पर उस समय में मैंने कई चीज़ों को देखा और फिर मैंने देखा मेरे लिए बेटर कौन है। मैं यूटिलाइजेशन टाइम उसको नहीं मानता कि आप चालू कर दो डायरेक्ट, यदि आपको मिल गया तो चालू करो, क्या आपका ज़िंदगी वही है, ठीक है, तो आप वहीं पर इनफ हो। बट मैं मानता हूँ सारा कुछ देखने के बाद देन आप डिसाइड करो या मुझे वर्क किस में करना है। जब आप वर्क डिसाइड कर लोगे देन आप बाकियों से थोड़ा ज़्यादा कमा लोगे। क्यों? आप प्लानिंग करके गए हो। आप किसी स्टेज में डायरेक्ट चले गए तो आपकी एक्सप्रेशन हमेशा बॉडी ऑफ लुक बताएगा कि नॉट बेटर। अगर मैं थोड़ी प्लानिंग कर जाता तो मोर बेटर, थोड़ा बेटर होता, कुछ तो बेटर होता, ना भी होता तो सेम तो होता, गलत तो नहीं होता। क्या है ये? दिस इज़ द प्लानिंग, दिस इज़ द स्ट्रेटेजी। आपने स्ट्रेटेजी में एक्ट करी। एंटरप्रेन्योर कभी भी एक्ट करना नहीं जानता। एंटरप्रेन्योर कभी भी चीज़ों को यूँ नहीं कि एक्ट करना, रिस्क लेना, टेकल रिस्क लेना, नहीं, वे कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, स्ट्रेटेजिकल एक्ट लेता है और स्टेप बाय स्टेप लेता है, लॉन्ग टर्मली। वो अपना पहला बैलेंस क्लियर करता है, उसे मैनेज करता है और सेफली खेलता है। ऐसा नहीं कि वो अपनी सारी मनी लगा देगा, नहीं। वे मैंने बताया ना, बेहतर वो है जो 3 महीने पैसा कमाया, जोड़ लिया भाई, 60,000 पे जोड़ लिया, 20,000 पे महीना कमा रहा था, 60,000 पे जोड़ दिया, तो अब चौथे महीने खाली बैठा और उसी खाली महीने में उसने क्या कर दिया भाई, एक टेम्पो खरीद लिया लोन लेके 90,000 का, 1.5 लाख का, और उस 1.5 लाख को चला दिया। क्यों? उसने विज़न कर लिया। क्या विज़न कर लिया भाई? विज़न ये कर लिया, अगर टेम्पो वाले ने पैसा नहीं दिया, टेम्पो वाला मैनेज नहीं हो पाया है या कुछ भी गड़बड़ होगी तो मैं लोन कहाँ से चुकाऊँगा। उस पर एक आई थी, उसने अपना काम नहीं छोड़ा, यूँ नहीं कि खाली इस टेम्पो के भरोसे बैठ गया, नहीं, पहले उसे मैनेज होने दो। मैनेज होने में टाइम लगता है, काम को जमने में टाइम लगता है, पहले जमाने के लिए उसने क्या करा, मेहनत करता क्या भाई। जो 1.5 लाख का लोन 1 साल बाद चुकाना था उसने 3 महीने में चुका दिया। कैसे? 20,000 खुद के हैं और क्या बोलते, अगर 15,000 रुपये उससे आ रहे टेम्पो से तो 35,000 रुपये करके 3 महीने में चुका दिया। 1,05,000 का 60,000 रुपये उसने माइनस करवा दिया। या इसकी जगह सेकेंडली वर्क क्या करा? सेकेंडली वर्क सिंपल से ये करा भाई कि अगर वो चीज़ नहीं कर पा रहा है इन्वेस्टेड, भाई पैसा नहीं मिल पा रहा टेम्पो से, देन वो क्या करा? 20,000 रुपये तो कमाई रहा आपने, अलग बिजनेस है जो कि मैनेज है, कमाया और क्लियर करा। 5 महीने में क्लियर करा, 5 महीने में क्लियर करा, 60,000 रुपये डाल के 1,05,000 बचा है, फिर क्लियर कर दिया। केवल ETFs के भरोसे भी नहीं रहा कि भाई 60,000 रुपये ETF, 60,000 रुपये तो ETF डालने का मतलब ये है, वो एक चांसेस है कि हाँ भाई, अगर आप महीने को मान लो 60,000 रुपये ETF में डाल दिए, ETF भी लॉस कर गए तो क्या है, 20,000 करके फिर चुकाओ उसे 1,65,000 को, मतलब 8 महीने 9 महीने फटाफट क्लियर करो। बट क्यों नहीं कि क्लियर करने की जगह आप उसे मैनेज करने के चक्कर में दूसरा लोन ले रहे हो, वो गलत है, वो फिर बैंकरप्ट करेगा आपको। क्यों? आपकी एक बढ़ने की हैसियत है नहीं और आप 5 रुपये की कीमत और बढ़ा रहे हो अपने इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट पे मरता है एक एंटरप्रेन्योर, इंटरेस्ट नहीं देना चाहता, वो चाहता मनी यूटिलाइज़ करो टाइम के बेसिस पर कि भाई मैं 3 महीने रुकूँगा तब जाके मुझे पैसा जुड़ेगा। वो इस चक्कर में लोन ले लेता है, पर वो लोन तभी लेता है जब वो 4 या 5 महीने की जोड़ के रख लेता है कि लोन का वेटेज कम करूँ मैं, यूँ नहीं कि फोड़ दिया खोपड़े में वो, नहीं, बाद में करूँगा, बट पहले थोड़ा जोड़ लूँ, जोड़ने के बाद ले लूँगा लोन, स्टेप बाय स्टेप। यूँ नहीं कि कोई जना 10 साल में जाके अमीर बनना तो कोई बात नहीं, मैं भाई 3-3 महीने में इन्वेस्टेड करूँगा, 3-3 महीने में, तो 3 महीने में तो कर रहा है ना, ऐसा तो नहीं हर दिन वो पल्ले माइंड सेट नहीं, आज इन्वेस्ट कर दिया है, अभी फिर मैं कल इन्वेस्ट करूँगा, परसों इन्वेस्ट करना, नहीं, 3 महीने में जाके इन्वेस्ट, 3 महीने की उसकी पोटेंशियल देन वर्क कर रही है, वो अपने मनी को इंक्रीज़ कर रहा है 3 महीने में, 3 महीने में नहीं 4 महीने में, 3 महीने कमा रहा है, 1 महीना बैठ के सोच रहा है क्या करूँ, किस में इन्वेस्ट करूँ, वो स्ट्रेटेजी बना रहा है।
और 3 महीने उससे एग्जीक्यूट करके पैसा कमा रहा है, देन वो वर्क कर रहा है। साल में उसने अपनी आय को जो कंटिन्यूस चलनी थी उसे कंपाउंडिंग के बेस पर लेवल अप कर दिया 4 बार। तो क्या हुआ, 3 बार लेवल अप करके साल में उसकी आय जो थी वो 3 गुना बढ़ गई। 3 गुना बढ़ने का मतलब ये है कि उसके साल में जो आय पहले मान लो 1,80,000 पे आ रही थी, अब उसने 2.5 लाख पहुँचा दी सालाना, फिर 2.5 लाख पहुँचा दी, तो अब उसको वापस सालाना नहीं बैठना पड़ेगा, वो 4-7-8 महीने में अपनी वापस वो 70,000 रुपये बढ़ा लेगा। क्यों? वो सब क्योंकि कंपाउंडिंग ऐसी वर्क करती है। कंपाउंडिंग कभी भी टाइम के बेसिस पर वर्क नहीं करती। कंपाउंडिंग ऐसे वर्क करती है, आपने एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी थी, आप पे वेस नहीं थे, थोड़ा मनी जोड़ के फिर इन्वेस्टेड कर लिया और बढ़ा ली, तो अब तो वे है, थोड़ा और वे बन गए और वे बन गए, तो अपॉर्चुनिटीज़ पर बात करती है कंपाउंडिंग्स। आप पे कितने बोनस होएंगे, कितने कूपन्स होएंगे, ये अब कंपाउंडिंग है। ठीक है। फर्स्ट सेट, पुअर माइंडसेट वाले ने क्या करा, वे डर गया, बैंक से डर गया। क्यों? 1 साल तक कौन फंसेगा, कौन फंसेगा लोन का बैंक चुकाने में, लोन का बैंक चुकाने के लिए, चुकाने में। यही व्यक्ति लाइबिलिटी के लिए, मतलब कि खर्चे के लिए, खान पीन के लिए, कपड़ों के लिए फट से लोन ले लेता, पर कमाने के लिए लोन नहीं लेगा, क्योंकि पुअर माइंडसेट है। छोटी सोच है कि जो चीज़ तुरंत सुख दे उस चीज़ को ले लो, जो चीज़ तुरंत सुख नहीं दे उस चीज़ को मत लो। वह डर गया, 1 साल तक कौन फंसेगा लोन बैंक चुकाने के लिए, तो क्यों ना मेहनत करके प्रतिदिन रिक्शा टेम्पू किराए पर चलाए, टेम्पू रेंट पर चलाए। ये मेहनत से ₹1,500 अर्न कर रहा है प्रतिदिन, कर रहा है प्रतिदिन। ₹500 टेम्पो ओनर को दे रहा है, ₹1,000 से मेंटेनेंस, लायबिलिटी और एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा कर रहा है, इन्वेस्ट नहीं कर रहा, नॉट इन्वेस्टमेंट, बिकॉज इन्वेस्टमेंट वर्क ऑन लॉन्ग टर्म, work on long term and future happiness, not present happiness, happiness not present। ठीक है, प्रेजेंट में नहीं है, फ्यूचर में हैप्पीनेस है, लॉन्ग टर्म में, इसलिए वो नहीं देगा। शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस चाहिए, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस। Want to poor mindset। रिच में और पुअर में फ़र्क क्या है? एसेट क्रिएट, लायबिलिटीज बोरो, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये एक्सपेंडिचर कर रहा है, खर्चा कर रहा है,
ये लॉन्ग टर्म, लॉन्ग हैप्पीनेस मतलब फ्यूचर हैप्पीनेस। ये शॉर्ट टर्म मतलब प्रेजेंट हैप्पीनेस। ये मैनेज कर रहा है टाइम को, मैनेज टाइम एंड मनी। मतलब मीन यूटिलाइज्ड दैट ये स्टेप बाय क्लियर। ये टाइम को मैनेज करने की मनी की जगह ये क्रिएट कर रहा है मनी को। क्रिएट एंड यूज़, क्रिएट एंड यूज़ मनी एंड टाइम एंड ये एक लोन के लिए दूसरा लोन ले रहा है, बोरो सेकंड लोन। ये डर रहा है, ये कंजूस है, ये फियर डरता है, ये हाई रिस्क लेता है, ये सेफ रिस्क में खेलता है। ये हाई रिस्क लेता है, ये रिस्क लेता ही नहीं है, नो रिस्क लेता है। ये सेफ रिस्क में खेलता है और ये डरता नहीं, ये कंजूस होता है। कंजूस का मतलब है नॉट बोरो लिबिलिटीज, बोरो लिबिलिटी फियर। सिंपल तो इनमें यही है। वो एसेट क्रिएट करता है, ये एसेट नहीं क्रिएट करता। अमीर व्यक्ति अमीर क्यों है? वो एसेट क्रिएट करता है। रास्ता सेम है दोनों पे, ठीक है, सेम डेस्टिनेशन है, वो सेम वे बट डिफरेंट डेस्टिनेशंस। बिकॉज डिफरेंट माइंडसेट, ठीक है। ये हो गया क्लियर इस चीज़ का कि रिच पर्सन पुअर पर्सन। सेकंड इज ग्राफ दो चीज़ों पे बढ़ता घटता है। एक कंपनी के बेसिस पर, मान लो कंपनी बैंकरप्ट हो गई या कंपनी डूब गई, तो क्या होगा? आपका पैसा डूब जाएगा, ठीक है। या दूसरा केस होता है कि जब एक्सट्रीमली हाई रिस्क पे डॉलर्स वो स्टॉक बढ़ रहा होता है, शेयर बढ़ रहा होता है, तो शेयर प्रतिदिन पे ऊपर नीचे होता है, ठीक है, जिसके बेस पर कंपाउंडिंग बताऊंगा। जब से शेयर बढ़ रहा होता है तो ऊपर नीचे जब बढ़ रहा है तो एक्सट्रीमली हाई रिस्क। यहाँ एक चीज़ है, जब लोग बिड और आस्क की एक चीज़ होती है, बिड मतलब बेचना और आस्क मतलब खरीदना। जब इतने अमाउंट में बढ़ रहा है तो लोग फिर बेचने लग जाते हैं। सिंपल साइकोलॉजी है, लोग बेचने लग जाते हैं, कहते हैं अब और ऊपर में हमें भरोसा नहीं है, बेच दो। तो जब कई सारे लोग बेचते हैं तो ग्राफ एकदम ही नीचे गिरता है। क्यों? आस्क, जो मांगने वाले होते हैं, जो खरीदने वाले होते हैं, उनकी संख्या हो जाती है कम और बेचने वालों की संख्या हो जाती है अधिक, तो ग्राफ एकदम ही गिरता है। अब फ़ायदा किसका है? फ़ायदा उन लोगों का है जो लोग क्या बोलते हैं, फ़ायदा उसका नहीं है कि देखो कंपाउंडिंग में वो दो चीज़ें होती है। एक एंटरप्रेन्योर दो चीज़ें करता है, एक तो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है और एक होता है कूपन्स कंपाउंडिंग करते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट रेट पे चलती है। एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब कि ये ग्राफ मैंने इस स्टेट पे खरीदा, ये है लोअर, ये है अपर, ये है बॉटम।
बॉटम पे जब मैंने खरीदा है, मतलब जी यहाँ पे कुछ इक्वलिटी खरीदी है, ठीक है, जब ग्राफ एक्सट्रीमली हाई रिस्क पड़ रहा है, ठीक है, तो लोगों ने यहाँ पे बेच दिया। क्यों? बिड बिड वालों की तो वो आस्क वालों की तो क्या बोलते हैं, बढ़ गए रेट, बिड कम हो गए, खरीदने वाले कम हो गए, तो ग्राफ क्या हो गया, एकदम में गिर गया। तो मेरा अमाउंट जो था बॉटम से वो लोअर हो गया। कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो उठेगा ग्राफ, वापस उठा, क्योंकि कंपनी नहीं करप्ट हुई, ठीक है, वापस उठा। वापस जब उठा तो इसका मतलब ये है कि जब ग्राफ उठा तो ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड है, देखो मनी जो है दो चीज़ों से मिलती है उसमें, एक सिंपल इंटरेस्ट पे, एक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे। सिंपल इंटरेस्ट ग्राफ की पोजीशन पे डिपेंड करता है, पर कंपाउंडिंग ग्राफ की टाइमिंग पे डिपेंड करता है, आपने कब खरीदा था और कब बेच रहे हो, कितने लंबे समय तक आप एंट्री रहे हो। तो यहाँ पे बोनस मिलता है, कूपन्स मिलते हैं, वो कूपन्स नेक्स्ट करेंसी होती है, अदर करेंसी, वो कंपाउंडिंग करती है। कंपाउंडिंग जब मान लो आपने 15,000 की एफडी करी, वो मैच्योर हो रही है पर डे के बेसिस पर, लेट अस सपोज पर डे के बेसिस पर मैच्योर हो रही है, तो पर डे के बेसिस पर मैच्योर हो रही है, तो बढ़ते बढ़ते इंटरेस्ट तो कंपाउंडिंग पर डे के बेसिस पर हो रहा है। आपने तो 15,000 लगाए, जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपकी मनी थोड़ी ना है, उसके बेसिस पर आपका इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बन रहा है। ये क्या है? कंपाउंडिंग। क्या है ये? कूपन्स है। ये कूपन्स मतलब ऐसी मनी जो मेरे मनी के बेस पर मनी मिल रही है। तो यहाँ पे भी तो यही हो रहा है कि जब ये ग्राफ है ये ऊपर गया एक्सट्रीमली, तो बिड तो बहुत कम थे, आस्क वाले ज़्यादा हो गए थे, तो क्या हो गया, एकदम में ग्राफ गिर गया ठप। जब ये चीज़ होती है तो हाई रिस्क वाला होता है, कुछ अपनी सारी संपत्ति लगा रहा होता है ना, बार बार कह रहा था कि मैं रिस्क लेके खेलूंगा क्योंकि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करूंगा, ज़्यादा पैसे कमाऊंगा, तो वो जब गिरता है ना तो ठप गिरता है, उसको रुकने का समय नहीं मिलता, वो तुरंत बैंक करप्ट होता है। ठीक है, ये सीन होती है कि आप स्कैम कर रहे हो या बैंक करप्ट होने के चांसेस है। ठीक है, हाई रिस्कर जो बहुत ज़्यादा हाई रिस्कर होते हैं, इसलिए सेफ रिस्क लेना चाहिए, कैलकुलेटेड वो भी। रिस्क ऐसे नहीं कि रिस्क ले रहे हो एक्सट्रीम ले रहे हो, एक्सट्रीम लोगे तो फिर आप लक पे खेल रहे हो। दो चीज़ों से खेला जाता है, एक तो होता है स्ट्रेटेजिकल, एक होता है लक पे, किस्मत पे खेल रहे हो। तो किस्मत हर बार काम नहीं आती, किस्मत आपकी हर बार काम नहीं आएगी। आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे लगाने लग गए ना, आप बंडल्स ऑफ स्टॉक्स करने लग गए और पेनी स्टॉक्स हो गया, दैट मीन आप टोटली लॉस कर गए। इसलिए हमेशा एक एंटरप्रेन्योर अपना 60% पैसा रिकवर करके रखता है, 40% ही लगाता है, क्यों? उसे पता है मैं रिकवर कैसे करूँगा, हैंडलिंग कैसे करूँगा। तो ये जब ग्राफ ऊपर गया तो ये नीचे गिरा, आपकी वैल्यू कम है, पर आप पे कूपन्स हो गए इतने टाइम तक। क्यों? बॉटम से आप ऊपर भी गए, फिर बॉटम को छू गए, फिर नीचे भी छुए, अपर भी छुए और बॉटम भी छुए। जब बॉटम छुए तो कंपनी नहीं गिरी, कंपनी नहीं गिरी, ठीक है। अब जब कंपनी वापस उठेगी देन ये टाइम पीरियड भी, ये टाइम पीरियड भी, ये टाइम पीरियड भी, ये टोटल टाइम पीरियड में कितने कूपन्स जनरेट हो गए होंगे कंपाउंडिंग के। ये कंपाउंडिंग ही आपको रियल मनी देगी। मान लो आपने इस टाइम पीरियड में मनी इतनी ऊँचे करके 3 गुना कर लिया, वापस नीचे गई 0 होगी, फिर वापस आई, तो 3 गुना इसी स्टेट में आपके बॉटम पे है। और जब आपने अपर को छुआ तो 15 गुना मनी हो गई। मान लो $10 लगाए और आपने $1 मिलियन बना लिए। ये वाला सीन भी हो जाता है जब कंपनी बहुत हाई राइज पे हो जाती है ना, आप बहुत लंबे समय से रहे हो, तो कंपाउंडिंग का रिजल्ट ये होता है। जो कंपनी पेनी स्टॉक्स में होती है वहाँ अगर आप खरीद लो, यहाँ 2 स्टेट्स है, जब आप बॉटम पे, तो बॉटम पे आपने और खरीद लिया, उससे क्या हो गया, आपकी ओनरशिप हो गई, उसमें इक्वलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, आपकी इक्वलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो कंपाउंडिंग भी इंक्रीज़ हो जाएगी। इक्वलिटी डायरेक्टली कंपाउंडिंग के वो होगी, क्योंकि इक्वलिटी का मतलब है आपका पार्टीशन, और पार्टीशन का मतलब है आपको जब कूपन्स मिलेंगे तो कूपन्स इक्वलिटी के बेसिस पर मिलते हैं। ठीक है, कि किसकी कितनी भागीदारी है उसको उतने कूपन्स दो, तो जब आप इक्वलिटी ले लोगे तो कूपन्स आपको मिल जाएंगे। शेयर्स के बेसिस पर नहीं होता कि आप शेयर ले रहे हो तो शेयर एक्सपेक्टेड वैल्यू पर डिपेंड करेगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू आपने कहाँ पे लिया है, तो यहाँ पे कूपन्स नहीं डिपेंड करेंगे। आप जितनी ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ मनी वहाँ पे इन्वेस्ट करके रखोगे, आपको उतने कूपन्स का फ़ायदा होगा, उतना लार्ज अमाउंट ऑफ कंपाउंडिंग मिलेगी। बट लार्ज अमाउंट ऑफ कंपाउंडिंग हम डिपेंड नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कंपाउंडिंग जब आप लोअर लेवल पे हो। अपर लेवल पे खरीदोगे तो क्या ही फ़ायदा, अपर लेवल पे खरीदोगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण कूपन्स डिस्ट्रॉय होंगे। वो कूपन डिस्ट्रॉय होने की वैल्यू नहीं है, एस्टिमेट वैल्यूज़ लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो फ़ायदा क्या है, जब आप नीचे हो तो नीचे के बैकग्राउंड में और ख़रीद लो, तो कब जब, क्योंकि कंपनी बैंकरप्ट नहीं होती, रियल एनालाइज तो कर ही रहे होगे। कंपनी जब बढ़ेगी तो कूपन्स इधर के भी बढ़ेंगे लार्ज अमाउंट पे, ये एस्टिमेट वैल्यू भी बढ़ी, कूपन्स भी बढ़े, तो यहाँ से तो आपका रिकवर होगा मनी, क्यों? एस्टिमेट वैल्यू बढ़ेगी तो आपका जितना भी लॉस था वो सारा क्लियर।
और बाकी जो आपकी पहले का जो ग्राफ, पहले का जो बिड चल रही थी, बिड मतलब कि जो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आई है वापस, उसका 15 गुना पैसा हो गया, मतलब कूपन्स भी एक्सट्रीमली। देन आप अर्न कर चुके हाई अमाउंट ऑफ मनी। ये है कंपाउंडिंग। ये मैंने बताया रिच माइंड से पुअर माइंड से। ये मैंने ऐसे सोचा, मैं कैलकुलेशन कर रहा था, तो कैलकुलेशन में मैंने ये ध्यान दिया कि यार रास्ता वही है, बैंक से लोन लेकर वो भी ले सकता है, बट एक गरीब आदमी क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि मेरे दिमाग में आता है यार बैंक से कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो घाटा करवा रहा है। वो घाटा नहीं करवा रहा, ये है आप पे कैपेबिलिटी है ही नहीं। और मैं सेफ मोड इसलिए खेलना चुनता हूँ। मेरा मानना केवल यही है, कैलकुलेटेड खेलूँगा ठीक है, वरना बैंकरप्ट हो जाऊँगा। बैंकरप्ट नहीं होना, कम खा लो कम कमा लो, बट बैंकरप्ट नहीं होना। क्योंकि बैंकरप्ट होने का मतलब ये है आप पे मौके नहीं है फिर कमाने के, अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जानी है। अगर मेरे पे थोड़े अपॉर्चुनिटी के है तो उसमें से एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है मुझे, ढूंढ के मैं निकल लूँगा नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी पे, नेक्स्ट स्टेज पे पहुँच जाऊँगा। बट मैं अगर इतना हाई एक्सट्रीमली खेलूँगा तो मैं जीरो पे जाके पहुँच जाऊँगा। चेक पॉइंट्स ही नहीं क्लियर करूँगा, चेक पॉइंट्स बना के चलना है। देन समय के हिसाब से मैं धीरे धीरे स्टेजेस बाय स्टेजेस, फिर मेरे चेक पॉइंट्स क्लियर है तो जब भी अगर मैं लो रिस्क में हारूंगा या लॉस करूंगा तो लॉस करने के बाद मैं अपने चेक पॉइंट से ही बिगेन करूंगा। टाइम ही लॉस होगा मेरा, मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट कभी लॉस नहीं होएगी। ये होती है क्योंकि टाइम और मनी मैनेज करे जाते हैं, ना कि क्रिएट। आप 24 से 25 घंटे नहीं कर सकते, 24 आवर है, यूटिलाइज कर लो। कैसे कर सकते हो? हर किसी पे